नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और इस समय मैं एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर पर मौजूद हूं जहां से राम मंदिर के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जी हां, कल यानी 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि यानी अयोध्या के राम जन्मभूमि पर जहां भगवान राम ने जन्म लिया था, अवतरण जहां हुआ था, वहां पर भगवान राम की मूर्ति का स्थापित होने जा रही है। भगवान राम लला की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। लेकिन रामलला की इस मूर्ति की स्थापना के पहले बहुत सारे भारत के राजाओं ने, खासकर अयोध्या और उसके आसपास के जनपदों से सटे हुए जो राजघराने थे, वहाँ के राजाओं ने बहुत सारी आहुतियाँ दी। बहुत सारे लोग राम के लिए लड़ मिले। आज मैं आपको ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू कराऊंगा जिन्होंने अपना पूरा राजघराना ही राम मंदिर के नाम पर न्यौछावर कर दिया। इस समय मैं अंबेडकर नगर जनपद में हूं और अंबेडकर नगर जनपद का यह रामनगर ब्लॉक है और रामनगर ब्लॉक में स्थित है यह हवेली। इस हवेली को हम लोग मकरही कोठी के नाम से या मकरही हवेली के नाम से जानते हैं। लोग यहां रात को आने से डरते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि यहां पर रात को भूत प्रेतों का साया मंडराता है, इसलिए यहां पर डरावनी आवाज़ें आती हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहां पर जो भूत प्रेत हैं यहाँ के दबे हुए खजाने के वजह से वहम फैलाया गया है। लेकिन जो इससे जुड़ी हुई सच्चाई है, जो इससे जुड़ा हुआ इतिहास है, इससे कम लोग ही रूबरू होंगे या जानते होंगे। आपको दिखा दूं, मेरे हाथ में एक किताब के कुछ पन्ने हैं जो ब्लॉक से छपाई किए गए हैं। इस पर लिखा है श्री राम जन्मभूमि का रोमांचकारी इतिहास, हिंदुओं के 76 हमले। अब इस किताब में जो चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ हमने अयोध्या, बस्ती, बाराबंकी और लखनऊ के गजेटियर्स में से तथ्य लिए, कुछ इस किताब से लिए और बहुत सारे ऐसे किताबों से तथ्य लिए। तब जाकर निकल कर आया कि जब बाबर ने भारत पर अपना आधिपत्य जमाया, अपना साम्राज्य फैलाया, तो सबसे पहले उसने अपने वजीर को अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि पर स्थित राम मंदिर को ढहाने की जिम्मेदारी दी। उस वजीर का नाम था मीर बाकी खां ताशकंदी। मीर बाकी खां ताशकंदी ने जब राम मंदिर को ढहाने का काम शुरू किया तो यहाँ के आसपास के राजाओं के खून खौल उठे। उन्हीं में से एक था हर्षवर्धन घराने का राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान रहा। उस समय जब बाबर ने पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया और मीर बाकी खां ताशकंदी को राम मंदिर ढहाने का आदेश दिया, तो मीर बाकी खां ताशकंदी ने राम मंदिर को ढहा करके बाबरी मस्जिद की नींव रखनी शुरू की। मैंने पहले जैसे कहा कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने लगी। उस दौरान हर्षवर्धन राजघराने के जो राजा थे, राजा रणविजय सिंह, वो अपनी सेना के साथ अयोध्या की तरफ कूच कर गए और अयोध्या जा कर के उन्होंने मीर बाकी खां के साथ भयंकर युद्ध लड़ा। जो इस मीर बाकी खां की सेना थी, उनके गोरुल्ला युद्ध की वजह से राजा रणविजय सिंह शहीद हो गए। उसके बाद यहाँ की कमान संभाली उनकी रानी राजकुमारी जय राजकुमारी के शहादत के बारे में बताएं, मंदिर के लिए किए गए उनके आंदोलन के बारे में बताएं। उसके पहले कुछ लाइनें जो इस इतिहास के पन्ने में समेटी गई हैं उन पर मैं बोलना चाहूँगा। बाबर की बाबरी क्रिया का प्रतिशोध लेके संस्कृत की लीक का प्रतीक जोड़ेंगे। कर्महीन कायर कलंकी क्रूर कर्मियों के कुटिल कुनीत के दुर्ग दुर्ग तोड़ेंगे। सारस समस्त विश्व भारत में मही भव्य रम्य राजधानी के पानी को निचोड़ेंगे। प्राण के भी मूल्य को चुकाएंगे सहर्ष किंतु श्री राम की पवित्र जन्मभूमि का न छोड़ेंगे। जब महारानी जय राजकुमारी को पता चला तो उन्होंने अपने राज्य के 3000 महिला सैनिकों के साथ अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर दिया और इसी के साथ उनके गुरु महेश्वरानंद ने भी अपने सन्यासियों की सेना बना करके मीर बाकी खां ताशकंदी के खिलाफ हमला बोल दिया। मीर बाकी खां इस हमले से पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि रानी के 3000 महिला सैनिकों और सन्यासियों की सेना के गोरिल्ला युद्ध में पूरी तरीके से इनकी सेना तहस नहस हो गई। चारों तरफ त्राह मच गया। आखिरकार मीर बाकी खां की सेना युद्ध मैदान छोड़ करके भाग गई और 15 दिनों के लिए जो राम मंदिर का क्षेत्र था, जो राम मंदिर जन्मभूमि था, वह महारानी जय राजकुमारी के कब्जे में आ गया। लेकिन इसके बाद पूरे देश से सेना को इकट्ठा करके फिर से मीर बाकी खां ताशकंदी ने अयोध्या पर हमला बोल दिया। इस बार राजकुमारी महारानी जय राजकुमारी और महेश्वरानंद की जो सेना थी वह मुस्लिम सेना के आगे
परास्त हो गई, क्योंकि उनकी सेना लाखों की संख्या में उनके टुकड़ियों पर हमला कर चुकी थी और इस हमले से पूरी तरीके से राजकुमारी महारानी जय राजकुमारी बिखर गई और शहादत को प्राप्त हुई। इसके बाद मीर बाकी खां ताशकंदी ने उन सन्यासी और वीरगति प्राप्त करने वाले नौजवान वीर सैनिकों के रक्त को से उन्होंने ईंटें से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना शुरू किया। महारानी जय राजकुमारी मीर बाकी खां ताशकंदी से युद्ध कर रही थी और इधर क्षत्रियों के पुरोहित देवीदीन पांडे, जो कि अयोध्या के ही सनेथू गांव के रहने वाले थे, आसपास के सभी क्षत्रिय राजाओं को एकजुट कर रहे थे, एकत्र कर रहे थे मीर बाकी खां से लोहा लेने के लिए। सभी राजाओं के साथ देवीदीन पांडे ने भी मीर बाकी के सेना से लड़ना शुरू किया और अचानक ही मीर बाकी ने उनके सिर पर लाखौरी ईंट से हमला कर दिया और देवीदीन का सर फट गया। लेकिन देवीदान ने तब भी हार नहीं मानी और उन्होंने अपने सर पर अपने साफे को बांधा और बहते हुए खून को कंट्रोल करके फिर से मीर बाकी के साथ युद्ध करना शुरू किया और जिस हाथी पर बैठे थे उस हाथी से उन्होंने मीर बाकी खां के सेना को रौंदना शुरू किया। आखिरकार में मीर बाकी खां ने धोखे से उनके ऊपर गोली से प्रहार कर दिया और देवीदीन पांडे के प्राण पखेर उड़ गए। तो एक थी कहानी इस राजघराने की शहादत की, इस राजघराने के बलिदान की, जिसने शुरुआती दौर में जब बाबर ने भगवान राम के मंदिर को तहस नहस करा करके बाबरी मस्जिद की नींव रखवाई थी। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। उस समय हंसवर राज्य पूरी तरीके से दूर दूर तक फैला हुआ था। उसी हंसवर राज्य से अलग हुआ मकरही राजघराना। संग्राम सिंह ने मकरही राज्य की स्थापना की और यहीं से फिर उन्होंने अपने राजघराने के द्वारा शुरू किए गए मुग़लों के युद्ध को आगे बढ़ाया और भगवान राम के लिए लड़ते हुए वह भी शहीद हुए। संग्राम सिंह ने भी अपनी शहादत राम मंदिर के लिए लड़ते हुए पार्ट में मैंने आपको बताया हंसवर राजघराने के उस शहादत को जो हंसवर राजघराने द्वारा राम मंदिर आंदोलन के लिए लड़ी गई थी। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इस मकरही महल के उस खूबियों के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में, जिससे शायद आप अनजान होंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के पहुँच मार्ग के बारे में बताना चाहूँगा। मकरही राजमहल या मकरही कोठी आने के लिए सबसे पहले आपको अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय यानी अकबरपुर आना होगा। यहाँ आप रेल द्वारा या निजी साधन के द्वारा पहुँच सकते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसें भी 24 घंटे मुहैया रहती हैं। इसके बाद आपको यहाँ से चल करके ब्लॉक मुख्यालय रामनगर आना होगा या टांडा होते हुए हंसवर आना होगा, हंसवर मार्केट। और हंसवर मार्केट से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मकरही कोठी स्थित है। यह मकरही कोठी अपने ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है। यहाँ की खूबियाँ, यहाँ के स्थापत्य कला के नमूने को अगर देखना है, चूँकि मकरही कोठी आज के दौर में न्यायालय में विवादित है, न्यायालय में इस पर केस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आए दिन भीड़ दिखती रहती है। यहाँ पर वीडियो शूट करने वाले, रील्स बनाने वाले, स्थापत्य कला को पसंद करने वाले अक्सर फ़ोटोग्राफी करते, रील्स बनाते, वीडियोग्राफी करते नज़र आते हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, कभी यह राज दरबार हुआ करता था। आप देख रहे हैं यहाँ पर सीढ़ीदार कुछ बना हुआ दिख रहा है, ये राज दरबार था। मैं चाहूँगा एक बार पूरी तरीके से कैमरे से कवर करके इसको दिखा दिया जाए। ये राज दरबार में यहाँ के जो राजा थे बैठते थे और निर्णय सुनाया जाता था। यहाँ पर जो न्याय होता था, यहाँ पर मंत्रिमंडल बैठता था। और इसकी स्थापत्य कला की बात करें तो आप किसी भी जगह पर जाएंगे, मैं आपको दिखा दूं कि हर कमरे में जाने के लिए बहुत सारे दरवाजे बने हैं, बहुत सारी खिड़कियां लगी हैं। किसी भी कमरे में जाने के लिए आपको, मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं, यहां पर बेहद ही मन को सुकून देने वाली हवा आ रही है। जिस समय में इस कोठी का निर्माण हुआ था, उस समय ना एसी हुआ करते थे, ना पंखे का निर्माण हुआ था। तो उस दौरान गर्मी से निजात पाने के लिए चारों तरफ से इतने खिड़की और दरवाजे बना दिए जाते थे कि चारों तरफ से ठंडी और मदमस्त करने वाली हवाएं आ जाती थीं। मैं आपको उस आंगन की तरफ ले चलूँगा जहां धूप का भी काफ़ी आनंद लिया जा सकता था। और इसी आंगन के ज़रिए जितने भी देख रहे होंगे कि जितने में आज शहर में एक आलीशान मकान बनता है, उससे कहीं बड़े क्षेत्र में यह आंगन निर्मित है।
और इसी आंगन में बहुत सारे सांस्कृतिक और जो शादी विवाह के कार्यक्रम होते थे वह निपटाए जाते थे। इस राजमहल में 3 आंगन बने हुए हैं। उन तीनों आंगनों से रूबरू कराऊंगा, लेकिन यहाँ के स्थापत्य कला के बारे में बता दूं कि इसमें जो भी संगमरमर लगे हैं आज भी उसी तरह यथास्थिति में हैं। आपको उसी तरीके से यथास्थिति देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर उस दौर में भी शौचालय का निर्माण था, बाथ टब बने हुए थे, उन सब से आपको रूबरू कराऊंगा और दिखाऊंगा। क्योंकि जब इस मकरही कोठी का निर्माण हुआ था उस दौर में अंग्रेजों का भारत पर शासन था और पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। सारे देश के जो क्षत्रिय घराने थे, राजघराने थे, एकजुट होकर के लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक युद्ध के साजो सामान थे। ऐसे दौर में जब कभी युद्ध हो जाता था तो वहाँ के राजा अपने जो राजमहल थे, जो कोठियाँ होती थी, उसमें ताखाने बना देते थे, जिससे उन राजघराने से जुड़े महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके या सुरक्षित राज्य से बाहर भेजा जा सके। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यह भी एक ताखाना था, लेकिन इस ताखाने की हालत भी बदतर हो चुकी है। इस ताखाने में जाने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जहरीले जीव जंतु हों, लेकिन फिर भी इस ताखाने का जो स्वरूप है आज भी उसी तरीके से बना हुआ है। यहाँ रात को कोई इस वजह से नहीं आता है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया मंडराता है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आज भी यहाँ राजाओं द्वारा गाड़े गए धन की तलाश में कुछ लोग रात को भूत प्रेत के साया होने की अफवाह उड़ाते हैं। अभी मैं आपको इसके स्थापत्य कला के इस महल के चप्पे चप्पे से रूबरू कराऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि जो यहाँ पर ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, इसमें किसी तरीके का सीमेंट इसके दीवारों की चुनाई के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया है, बल्कि ये जो गारे इस्तेमाल किए गए हैं इसमें चूने और गुड़ का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पूरी तरीके से दीवारें आज भी यथास्थिति हैं, लेकिन यहाँ पर टहलने वाले लोग इस महल को, इस कोठी को अक्सर नुकसान पहुँचाते हैं। मैं इस राजमहल के चप्पे चप्पे से, इस महल के चप्पे चप्पे से आपको रूबरू करा रहा हूँ। मैं जिधर भी जा रहा हूँ सिर्फ दरवाजे और खिड़कियाँ ही नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अत्याधुनिक तरीके से बाथ टब और बाथरूम बने हुए थे। एक टूटा फूटा बाथरूम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस बाथरूम की तो पूरे बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन मैं अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए उस बाथटब की तरफ भी ले जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वो दूसरा आंगन दिखाने ले जा रहा हूं जहां पर पकवान बनता था भारी भरकम सेना के लिए, राजमहल में काम करने वालों के लिए, यहाँ के राजाओं के लिए, राजा के लिए, यहाँ के राज परिवार के लिए। अब मैं आपको जगह दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं और अलग अलग कमरों में सिर्फ पकवान बनते थे। आइए मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर कभी चूल्हा हुआ करता था और इसी चूल्हे से जो धुआं निकलता था, वो धुएँ से एक पाइप निकली है जो ऊपर जा कर के निकलती है। मैं चाहूँगा एक बार उस पाइप की तरफ आप कैमरा कर दें, जिससे लोग जान पाएं कि किस तरीके से उस दौर में भी पाक कला के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें अत्याधुनिक हुआ करती थीं। इस तरह के तमाम यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कमरा है, ये दूसरा आंगन है। और इसी दूसरे आंगन में मैं दिखा दूँ, यहाँ पर महिलाएं अनाज को साफ करती थीं। यहाँ पर एक नल हुआ करता था जो बाद में शायद लगाया गया हो और पानी के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन ये दूसरा आंगन है। यहाँ पर सब्जियाँ काटी जाती थीं, यहाँ पर अनाज को साफ़ किया जाता था और यहीं से अलग अलग कमरों में अलग अलग तरीके के पकवान बनते थे। और जितने भी कमरे आप देख रहे हैं, सभी कमरों का इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और सामने भी आप देख सकते हैं। और पानी निकासी के लिए देखिए यहाँ पर नाली भी बनी हुई थी, जो भी पानी बेकार हो जाता था इस नाली के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता था। इस तरह के जितने भी कमरे मैंने आपको दिखाए हैं, आपको मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि इस कमरे में भी उस तरीके का चिमनी बना हुआ है और धुआं निकलने के लिए चिमनी बनाया गया है। और यहाँ पर जो धुआं खाना बनाने के लक्षण है, क्योंकि तेल चिपक जाता था दीवारों पर, आज भी वो तेल के निशान आप देख सकते हैं। जो छौंक लगाया जाता था उससे जो धुआं निकलता था दीवार पर जाकर के कालिक के रूप में जमा हो जाता था। और यहाँ पर कभी देख सकते हैं, यहाँ पर चूल्हा हुआ करता था और यहाँ पर से धुआं निकल करके छत के रास्ते बाहर चला जाता था। पूरी तरीके से चारों तरफ सिर्फ दीवारों के बीच में खिड़कियां और दरवाजे ही नज़र आएंगे। और इस जगह को आप देख सकते हैं जो आज आप अत्याधुनिक पकवान के लिए बनाए गए जो किचन रूम देखते हैं,
उस दौर का यह अत्याधुनिक पकवान किचन रूम हुआ करता था। यहाँ पर वो जो बर्तन रखे जाते थे, मसाले रखे जाते थे। और इसी तरह का तीसरा जो आंगन है उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा। इस आंगन में भी का इस्तेमाल भी पाक कला के लिए ही होता था। कुछ महिलाएं जो है, जो नौकरानियां हुआ करती थीं, यहाँ पर निवास भी करती थीं। यहीं से जो बर्तन साफ करने वाले थे, सब्जियां काटने वाले थे, खाना बनाने वाले थे, इस क्षेत्र में वो लोग निवास करते थे और बगल के कमरों में खाना पकता था। राजघरानों में उस समय भी जब पंखे का निर्माण नहीं हुआ था, बिजली नहीं था, अत्याधुनिक तरह के कामोड नहीं बनते थे, बाथटब नहीं बनते थे, उस दौर में भी साजो सामान और शौक के सभी सामान हुआ करते थे। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे, पूरी तरीके से संगमरमर का बना हुआ ये आपको बाथटब दिखाई दे रहा होगा। इसी में लेटकर यहाँ की रानियाँ, यहाँ की दासियाँ स्नान करती थीं, नहाती थीं। और यहाँ से एक लकीर सी आप दिख रहे होंगे जहाँ से पानी निकलकर बाहर को जाता था। इस बाथटब में गर्म और ठंडा पानी मौसम के हिसाब से, मौसम के माकूल मुहैया होता था और यहीं से जो रानियाँ थीं नहाती थीं, स्नान करती थीं। इसके अलावा नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए यहाँ पर बाथरूम भी हुआ करता था। बाथरूम भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिख रहा होगा, लेकिन आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 साल 300 साल पुरानी इस बिल्डिंग में, इस महल में, इस कोठी में वो सभी साजो सामान के सामान मुहैया थे। और मैं अब आपको वो दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने आपको निचले हिस्से में दिखाया। ये आपको दूसरा आंगन दिख रहा होगा और इसके बगल में तीसरा आंगन दिख रहा होगा। जो मैंने आपको नीचे पाकशाला दिखाई जहाँ पर खाना पकता था, उस पाकशाला में जो चूल्हे हुआ करते थे, उस चूल्हे से धुएं के निकासी के लिए चिमनियाँ बनती थीं। और ये वही चिमनी है जहाँ से आप देख रहे हो। यहीं से जब चूल्हा जलता था, लकड़ी से धुएं उठते थे, कंडे से धुएं उठते थे, तो धुएं बाहर निकल जाते थे और किसी तरीके का कमरे में रहने वालों को, पाकशाला में काम करने वालों को धुएं से कोई तकलीफ़ नहीं हुआ करती थी। ये तीसरा आंगन है। तीसरा आंगन भी बेहद करीने से बना हुआ है, नक्काशियाँ काढ़ी गई हैं और यहाँ पर जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, जो सीमेंट की जगह पर चूने और गुड़ का मिश्रण से जो जुड़ाई चुनाई हुई है, अब सब लोग आसानी से देख सकते हैं। और ये महल का पिछला हिस्सा है, पिछला हिस्सा भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। इसको सजोने की ज़रूरत है। एक धरोहर के रूप में सरकार को पहल लेने की ज़रूरत है कि वो आगे बढ़कर आए और इस मुकदमे का निस्तारण न्याय विभाग को भी जल्द से जल्द करना होगा, जिससे इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण किया जा सके और यह पर्यटकों के लिए खोला जा सके और उन राजाओं महाराजाओं की शहादत को लोग यहाँ आकर याद कर पाएँ। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए शहादत देने वाले उस राजघराने को याद कर पाए जो हंसवर से जुड़ा हुआ है। हंसवर राजघराने से जुड़ा हुआ राजा रणविजय सिंह, महारानी जय राजकुमारी, संग्राम सिंह जैसे उन वीर योद्धाओं की कहानी को बयां करता है यह मकरही महल। मैं वहाँ भी ले चलूँगा जो मूल राजमहल, मूल राजघराना हुआ करता था हंसवर, जो अब एक मार्केट में तब्दील हो चुका है। लेकिन वहाँ के कुछ चित्र दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा कि वहाँ किसी से बात हो पाए। अगर बात नहीं भी होती है तब भी उसका चित्र मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस मकरही कोठी के उत्तर साइड में युद्ध के लिए जो घोड़े होते थे, जो हाथियाँ होती थीं, दूध के लिए जो पशु पाले जाते थे, खेतों की जुताई के लिए जो पशु पाले जाते थे, बैल होते थे, उनके लिए यह अस्तबल बनाया गया था घोड़ों के लिए। मैं इधर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा कि इस कोठी को पूरी तरीके से वेल प्लान्ड बनाया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों से सुरक्षा, मुग़ल शासकों से सुरक्षा राजाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा हुआ करता था। ऐसे में उनके पास उस युद्ध के सभी साजो सामान होने ज़रूरी थे और उसी में से एक साजो सामान था घुड़सवार, सैनिक और हाथियों का बेड़ा। आप देख सकते हैं ये पशुओं के लिए बनाया गया बाड़ा है या हाथियों के लिए बनाया गया बाड़ा है, ये घोड़ों के लिए बनाया गया बाड़ा है, जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता था, हाथियों को बांधा जाता था। यहीं पर घोड़ों का हस्तबल हुआ करता था और जब कभी युद्ध की स्थिति आती थी तो राजा यहीं से अपने सेना को तैयार करते थे और घुड़सवार सैनिक युद्ध के लिए
कूच कर जाते थे। बहुत सारा आप देख रहे होंगे, चारों तरफ से देख सकते हैं कि इतनी दूरी में अगर कोई शहर में हमारा ज़मीन हो, हमारे पास इतना एरिया हो, तो निश्चित तौर पर एक आलीशान बंगला जो करोड़ों रुपए का तैयार होगा, बनकर तैयार हो सकता है। और इतनी दूरी में सिर्फ घोड़ों, हाथियों और पशुओं के लिए बाड़े बनाए जाते थे। और अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं, इस पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। मैं चाहूँगा एक बार सीढ़ियों पर चढ़ करके यहाँ का जो नज़ारा है उसको भी दिखाऊँ, चूँकि ये खंडहर पुराना हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे जहरीले जीव जंतु हो सकते हैं, मकान जर्जर हो सकता है। लेकिन एक बार यहाँ से पूरा दृश्य मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और उस महल के ध्वंसावशेष जो अब ध्वंसावशेष बनने की स्थिति में पहुँच चुका है, आप देख सकते हैं कि बगल में एक तालाब है और इसी तालाब से तालाब में पशुओं को धुलने का काम, पशुओं को पानी पिलाने का काम किया जाता था। एक आप पश्चिम दिशा में तालाब देख रहे होंगे, एक पूरब और उत्तर दिशा के कोने पर तालाब देख रहे होंगे। और ये चारों तरफ से चार दीवारी है राजमहल की। और एक बार मैं इस राजमहल को भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जो राजमहल आगे से कैसा दिखता है और पीछे से कैसा दिखता है। ये जो आम का पेड़ है, इसकी टहनियाँ इसके छतों से पूरी तरीके से सट गई हैं, या कह लिया जाए कि छत में धंस सी गई हैं। लेकिन हमारे कैमरे में आप देख रहे होंगे आलीशान स्वरूप इस मकरही कोठी का दिख रहा होगा। और इस मकरही कोठी का जो गौरवशाली इतिहास है वह निश्चित तौर पर हमको गौरवान्वित करता है। और ख़ासकर उस मौके पर जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी 2024 को। और इस राजघराने का जो हंसवर राजघराने का से ताल्लुकात रखता है, यहाँ के राजा रणविजय सिंह, यहाँ की रानी महारानी जय राजकुमारी, मकरही के राजा संग्राम सिंह, जिन्होंने शहादत दे दी सिर्फ इसलिए क्योंकि राम मंदिर को गिरा करके बाबर ने मीर बाकी खां सासकंदी को यह आदेश दिया था कि राम मंदिर को ढाकर यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाए। लेकिन यहाँ के रानी ने मीर बाकी को न केवल युद्ध में मात दी थी, बल्कि 15 दिनों तक राम मंदिर को मुक्त करा करके अपने कब्जे में लिया था। आसपास के तमाम राजाओं, खासकर देवीदिन पांडे और संग्राम सिंह, रणविजय सिंह जैसे तमाम राजाओं और उन तमाम सन्यासियों के शहादत को मैं सलाम करना चाहूँगा, जिन्होंने उस 500 या कह लिया जाए कि 1528 से शुरू हुए इस मुहिम को, जिसको राम मंदिर की मुहिम के नाम से कर सकते हैं, लोग 500 की बात करते हैं, हम यहाँ 1528 जब बाबर ने भारत पर आधिपत्य जमाया था, 1528 से लेकर 1530 तक 4 युद्ध लड़े गए थे बाबर से। उसके बाद हुमायूं के कब्जे में आ गया था साम्राज्य, और हुमायूं के साम्राज्य में ही महारानी जय राजकुमारी को शहादत प्राप्त हुई थी। बीच में ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो खंडहर हैं, ये खंडहर बयां करते हैं कि यहाँ के राजाओं ने देश के लिए, खासकर भगवान राम के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए, जिन्होंने मानवता की मिसाल कायम की, मानव योनि में जन्म लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बना जा सकता है उसकी मिसाल कायम की, यहाँ से सीख सकते हैं। कल के दिन यानी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और इस दिशा में हमने भी कोशिश की है कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए ऐसे तथ्यों, ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में, ऐसी शख्सियतों के बारे में आपको रूबरू कराएं जिन्होंने राम मंदिर के लिए खुद को बलिवेदी पर चढ़ा लिया। आज हम लोग थे अंबेडकर नगर जनपद के रामनगर विकासखंड में स्थित मकरही कोठी में। यह मकरही कोठी हंसवर राजघराने से जुड़ा हुआ है। हमने अपने वीडियो में बताया कि किस तरीके से हंसवर राजघराने ने साल 1528 में, जब बाबर का देश पर आधिपत्य था, बाबर ने राम मंदिर को ढाकर बाबरी मस्जिद की स्थापना के लिए मीर बाकी खां ताशकंदी को आदेश दिया था। उस दौर में कैसे एकजुट होकर के यहाँ के क्षत्रिय राजाओं ने बाबर से लोहा लिया, बल्कि कई बार मीर बाकी खां ताशकंदी को मात भी दी। इसी कड़ी में हंसवर राजघराने के जो राजा थे रणविजय सिंह, उन्होंने भी मीर बाकी को कई बार मात दी थी और युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये राजघराना, ये कोठी कहीं ना कहीं उनकी याद दिलाती है। और उनकी पत्नी महारानी जय राजकुमारी ने भी
3000 महिला सैनिकों के साथ युद्ध में मीर बाकी खां से लोहा लिया था और उसके साथ उनके गुरु ने भी तमाम सन्यासियों के साथ मीर बाकी खां से लोहा लिया था। गोरुल्ला युद्ध से पूरी तरीके से वाकिफ़ मीर बाकी खां तासगंदी आखिरकार युद्ध हार गया था और एक बार फिर से राम जन्मभूमि महारानी जय कुमारी के हाथ में आ गया था और वह 15 दिनों तक महारानी के कब्जे में रहा। लेकिन पूरे देश से एक बार फिर से मीर बाकी खान ने बाबर की सेना को एकजुट करके पूरे साजो सामान के साथ हमला बोल दिया और इस हमले में न केवल उस समय चूँकि बाबर की मृत्यु हो चुकी थी, उनका बेटा हुमायूं देश की गद्दी पर आसीन हो चुका था और हुमायूं के शासनकाल में आखिरकार में उनके गुरु और महारानी जय राजकुमारी वीरगति को प्राप्त हुई। लेकिन उसी समय एक देवी दीन पांडे नाम के एक शख्सियत थी जो यहाँ के आसपास के क्षत्रिय राज घरानों के से जुड़े हुए थे। उन्होंने सभी क्षत्रियों को एकजुट करके मीर बाकी के खिलाफ खड़ा किया और राम मंदिर आंदोलन के लिए फिर से युद्ध छेड़ दिया। लेकिन आखिरकार में धोखे से मीर बाकी खां ने देवी दीन के सर पर लाखौरी ईंट से प्रहार कर दिया और उस लाखौरी ईंट के प्रहार में उनका सर फट गया। लेकिन तब भी देवी दीन पांडे ने हार नहीं मानी और अपने साफे से अपने सिर को बांध करके पुनः युद्ध में जुट गए और जिस हाथी पर सवार होकर के वो युद्ध कर रहे थे उस हाथी के पैरों से कुचल करके हजारों सेना के जवानों को जो मीर बाकी खां से जुड़े हुए थे उनको मार गिराया। आखिरकार में मीर बाकी खां अपने सेना के लोगों को मरते देख करके गोली से प्रहार कर दिया और देवी दीन पांडे भी शहीद हो गए। उसी राजघराने से संग्राम सिंह जुड़े हुए थे, उन्होंने भी मुग़ल सेना से लोहा लेते हुए राम मंदिर के आंदोलन को आगे बढ़ाया। आखिरकार में वह भी वीरगति को प्राप्त हुए। तो हम ऐसे में उन शख्सियतों को याद करें जिनकी बदौलत आज राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। उन लोगों ने ना आंदोलन छिड़ा होता, ना राम के प्रति आंदोलन आगे बढ़ता और ना राम मंदिर बनकर तैयार होता। इसलिए ऐसे शख्सियतों को याद करना है जिसकी बदौलत मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस राम लला की पावन छवि स्थापित हो रही है। जब देश में बाबर का साम्राज्य फैला 1528 ईस्वी का वो समय था और बाबर ने अपने वजीर मीर बाकी खां तासकंदी को या जिम्मेदारी सौंपी कि वह राम मंदिर को ढहा करके बाबरी मस्जिद बनाए। तो उस दौरान एक हंसवर राजघराना आप पीछे देख रहे होंगे, राजमहल दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ के राजा रणविजय सिंह ने मीर बाकी खां से लोहा लिया, उनसे युद्ध किया उन्होंने और राम मंदिर की लड़ाई उन्होंने जारी रखी। इसी दौरान उनको वीरगति प्राप्त हुई और उनकी पत्नी महारानी जय राजकुमारी ने मोर्चा संभाला और उन्होंने 3000 महिला सैनिकों के साथ मीर बाकी खां के ऊपर हमला बोल दिया। आखिरकार गोरिल्ला युद्ध में मीर बाकी खां तासगंदी हार गया और 15 दिनों तक महारानी जय कुमारी ने मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। इस दौरान अयोध्या के तमाम साधु संत उनके साथ लगे रहे। लेकिन बाद में मीर बाकी खां ने, जब हुमायूं का शासन आया और मीर बाकी खां ने अपनी सेना के साथ दोबारा हमला किया तो रानी महाराजी जय राजकुमारी और वहाँ के तमाम साधु संत वीरगति को प्राप्त हुए। अभी मैं जिस कोठी पर गया था मकरही कोठी थी और मकरही जो कोठी बनी है इसी राजघराने से अलग होकर के मकरही में बनी और ये हंसवर राजघराना है। पीछे आप महल देख रहे होंगे और इस महल का बड़ा योगदान रहा है राम मंदिर आंदोलन में। राम मंदिर के लिए इस महल के यहाँ के राजाओं ने अपनी शहादत दे दी।